आज हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा करवाएंगे। और ये जो आर्टिकल 22 है ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमने कहा स्पेशली 21 एंड 22 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 21 किससे संबंधित था? लाइफ से संबंधित था। किसी के जीवन को केवल एक विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसके अलावा नहीं ले सकते। और लाइफ में ही कौन सा था कि डिग्निफाइड लाइफ। डिग्निफाइड लाइफ का मतलब एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी संकल्पना जो मनुष्योचित हो। अब यहां दूसरा जो आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 22 की बात करेंगे। आर्टिकल 22 वैसे तो जो मेंशंस है उसमें काफी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट को कई सारे तरह से अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इस पूरे आर्टिकल में लगभग 7 क्लॉज हैं और जो 7 क्लॉज हैं इन 7 क्लॉज के तहत इनको समझाया गया है कि किस आधार पे, किन कंसर्न्स पे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से कब छूट दी जा सकती है। गिरफ्तारी यदि किसी व्यक्ति की हो जाती है तो उन गिरफ्तारी में उसको राइट्स क्या क्या है। तो इस आर्टिकल के नाम की बात करें तो यह है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी में प्रोटेक्शन, एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। मतलब हर एक केस में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां आपको यदि गिरफ्तारी हुई है तो आपके कुछ राइट्स होते हैं दोनों ही कंसेशन में, या तो डिटेंशन है या फिर अरेस्ट है। अब यहां यह है कि अरेस्ट और डिटेंशन का थोड़ा सा अंतर समझ लो। मतलब टॉपिक तो समझ में आया। आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब यदि आपको कहीं अरेस्ट या डिटेंशन किया जाता है तो इसमें आपको प्रोटेक्शन क्या है, आपके कुछ राइट्स क्या हैं, इसी का ये आर्टिकल चर्चा करता है। तो क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। अब सबसे पहले यहां समझ लो कि अरेस्ट और डिटेंशन होता क्या है। अरेस्ट की बात करें तो अरेस्ट का मतलब होता है किसी प्यूनिटिव एक्शंस में किसी व्यक्ति को दंड स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अरेस्टिंग का ही एक अलग फॉर्मेट होता है जिसे अरेस्ट नहीं कहते, डिटेंशन कहते। अंतर दोनों में यह है कि व्यक्ति को अपराध कारित करने के बाद, अर्थात जब इंसिडेंस हुआ, जब ऑफेंस कर दिया उसने, उसके बाद सजा के तौर पे या प्रोसीजर के तौर पे यदि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अर्थात पोस्ट इंसिडेंस, उसको अरेस्ट कहते हैं। यदि कोई घटना होने वाली है और उस घटना को होने से रोकने के लिए पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा हुआ कि मान लो कहीं दंगा फैलाने की बातें की जा रही हो या कहीं बॉम्ब प्लांटिंग की बात की जा रही हो, देश विरोधी माहौल बनाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में यदि व्यक्ति को इस बात का इंतजार किया जाए कि जब वो घटना घटेगी उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, तो ये तत्कालिक रूप से पॉसिबल नहीं होगा और इससे जो लॉस होगा उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिस केस में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अथॉरिटी को यह राइट दिया जाता है कि किसी घटना को घटने से पहले भी किसी व्यक्ति को आप डिटेन कर सकते हो, और उस डिटेन को कहते हैं निरुद्ध करना। निरुद्ध करने का मतलब वो घटना न हो, इसी के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तारी और निरुद्ध में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अरेस्ट और डिटेंशन है, डिटेंशन का मतलब ये होगा कि किसी घटना से पहले ही व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना, और अरेस्ट का मतलब होता है घटना के बाद के कंसर्न्स में एज ए सजा के तौर पे, या सजा तक व्यक्ति, सजा से पहले जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए उससे पहले ही व्यक्ति स्किप न कर जाए या कोई और सबूतों से छेड़छाड़ न करे, इसलिए घटना के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्लियर हुआ? इस दोनों को पहले आप समझ लो। डिटेंशन का मतलब होता है निरोध, और ये कब होता है? ये होता है घटना से पहले या किसी घटना से पहले, अर्थात घटना क्या होगा? यहां ऑफेंस होंगे, अर्थात किसी ऑफेंस या अपराध से पहले। और जो अरेस्ट है ये क्या होगा? ऑफेंस के बाद, अर्थात गिरफ्तारी कब होती है? ऑफेंस के बाद। और जो ये निरोध है या डिटेंशन है ये कब होता है? ऑफेंस से पहले। अब इन दोनों ही कंसर्न्स में क्या क्या राइट्स है व्यक्ति को, क्या नहीं है, इसी के लिए पूरे आर्टिकल 22 में 7 क्लॉजेज बनाए गए हैं, और इन 7 क्लॉजेज में इनको डिटेल किया गया है कुछ बात। हाँ, इन डिटेल्स के साथ कुछ तमाम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं, उन जजमेंट्स के साथ भी, और कुछ लोकल रूल्स भी हैं जिनके साथ साथ यदि एक साथ हम पढ़ें उसके बाद एक सारगर्भित टोटल कॉम्प्लिकेटेड जानकारी आपको मिलती है, और उस कंप्लीट जानकारी से आप एक निचोड़ पे पहुंच सकते हो कि आपके राइट्स क्या हैं और राइट्स नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 22 का क्लॉज फर्स्ट। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हम चर्चा करते हैं जो इसका क्लॉज फर्स्ट है। फर्स्ट ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के राइट क्या है, अर्थात जो अरेस्टेड पीपल है
अरेस्टेड पीपल के राइट। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके अधिकार क्या होंगे? तो सबसे पहला राइट है कि पुलिस ने आपको यदि अरेस्ट किया है, सामान्यतः अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही करता है। वैसे अन्य लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है। हम यहां मान के चलते हैं कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है। तो यदि पुलिस ने अरेस्ट किया तो सबसे पहले एक व्यक्ति को राइट है कि पुलिस उसे अरेस्ट क्यों कर रही है, इस बात को जानने का राइट है। तो राइट टू नो द कॉज। पुलिस को बताना होगा कि किस आधार पर आपकी गिरफ्तारी हो रही है, अर्थात गिरफ्तारी का आधार। इसके बाद जो दूसरा राइट है उसका, दूसरा राइट यह है कि अपने पसंद के वकील को रखना, उससे संपर्क करना और उसे अपने समर्थन में खड़ा करना, अर्थात अपने समर्थन में पक्ष रखने के लिए कह सकना। अर्थात यह है कि एक व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया गया तो उसे इस बात से भी डिवार्ड नहीं कर सकते कि वो अपने पसंद का वकील नहीं रख सकता। वो जिस अपने पसंदीदा वकील से चाहे उससे राय मशवरा लेना चाहे, जिसको अपने पक्ष में खड़ा कर सके उनको बुला सकता है। तो मतलब क्या होगा? पसंद के वकील से संपर्क और अपने पक्ष में उसे खड़ा करना। मतलब किसी भी वकील की, वो अच्छे वकील जो उसकी नजर में है, ये व्यक्ति की छूट होगी, ये व्यक्ति की डिस्कशन पे निर्भर होगा कि वो किस वकील को रखना चाहे, इसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। इसके अलावा एक पॉइंट और भी इसमें, जो ये तो पहला पॉइंट हो गया, आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये कहता है कि अरेस्टेड पर्सन के पास दो राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्या इंपॉर्टेंट होंगे? एक, उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ये बताना होगा पुलिस को उसे, और दूसरा, अरेस्ट होने के बाद उसे इस बात का भी राइट है कि वो अपने पसंद के डिफेंस लॉयर का इस्तेमाल कर सकता है। डिफेंस लॉयर का मतलब वो वकील जो प्रतिवादी के रूप में लड़ते हैं, और उससे संपर्क भी कर सकता है, उसको डिफेंस के लिए खड़ा भी कर सकता है। अब इसी में आते हैं जो इसका दूसरा है 22 का सेकंड, अर्थात सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज कहता है कि मान लो किसी व्यक्ति को या आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस अपने कस्टडी में मैक्सिमम 24 आवर रख सकती है। मैक्सिमम 24 आवर रखने का मतलब यह होगा कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस थाने में या अपने पास नहीं रख सकती। 24 घंटा के अंदर उसे कोर्ट में पहुंचाना होगा, और वहां से मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वेदर यू हैव टू गो जेल और यू हैव टू गो बैक योर होम। कंसर्न्स ये है कि आपको घर जाना है या जेल जाना है या पुलिस के पास जाना है या क्या करना है, ये सारा निष्कर्षण मजिस्ट्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी का काम है कि इस चीज का निर्णय करना। एग्जीक्यूटिव या जो पुलिस है वो केवल तात्कालिक व्यवस्था को संभालने के लिए है। पुलिस को न्याय करने का राइट नहीं है। न्याय करने का राइट किसको है? जुडिशियरी को। और यदि हम पुलिस को ही छोड़ दें तो उसको कहते हैं पुलिस तंत्र, और पुलिस तंत्र हो जाएगा तो देश में अनर्थ हो जाएगा, और इसी को पुलिस राज्य को किसी भी कंसर्न्स में एक सफल या एलिट क्लास में या एक लोकतंत्र में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वैसे भी पता होगा कि पुलिस कितनी ज्यादतियां करती है। नॉर्मली जब आप देखते होंगे और जब आप आईपीएस बनेंगे तब भी आपके कंसर्न्स यही होंगे। सबसे ज्यादा आज जो लोग हैं, मतलब पुलिस, ऐसा है ना स्थिति भारत की कि आप पुलिस के बिना रह भी नहीं सकते, और सबसे यदि व्यक्ति को पूछा जाए कि सबसे भ्रष्ट संस्थान कौन है, तो सबसे भ्रष्ट संस्थान में भी लोग पुलिस की ही बात करते हैं। जैसे अब आज की जो भारत की न्यायिक विधा है, उसमें यदि पुलिस के पास आप चले जाओगे तो आपके साथ भले ही कोई घटना घटी हो, लेकिन भारतीय पुलिस सिस्टम की व्यवस्था ऐसी है कि वो थाना प्रमाणित कर देगा कि आप ही अपराधी हैं। पुलिस के पास पहुंचना ही आपका सबसे बड़ा अपराध है। इस कंसर्न्स को आपने देखा होगा जब भी कभी आपको पुलिस के पास जाने का मौका मिला होगा या किसी कंसर्न्स में। तो ये एक बड़ी विडंबना है इस देश की। तो खैर जैसा भी है, इसी को कंट्रोल करने के लिए कि पुलिस की तानाशाही मनमानी ना चल सके, पुलिस अपने तरीके से किसी को बाय फोर्स या गलत तरीके से इंट्रोगेट नहीं कर सके, इसके लिए पुलिस को कंट्रोल किया गया और व्यक्ति को कुछ राइट्स दी गई। तो यह कहा गया कि पुलिस अरेस्ट में, पुलिस के कंट्रोल में मैक्सिमम 24 आवर, मैक्सिमम 24 आवर ही रखा जा सकता है। एक व्यक्ति को पुलिस के गिरफ्तारी में मैक्सिमम 24 आवर ही रखा जा सकता है। 24 आवर के अंदर क्या करना होगा? उसे 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा, और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि फर्दर उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए। 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास
उपस्थित करना पड़ता है। अब ये जो मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होगा उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। हाँ, यहां स्पेशली एक पॉइंट स्टार बना के नोट कर लो, इस 2 में ये लिखा हुआ है कि चूंकि मजिस्ट्रेट के पास ले जाने, मान लो मजिस्ट्रेट बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो 24 आवर जाने आने में भी लग सकता है, तो ऐसे कंसर्न्स में पुलिस तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाई या पुलिस के पास समय ही नहीं मिला, तो कहा गया कि ये जो 24 आवर का टाइम है वो यात्रा के टाइम को छोड़ के है। मतलब पुलिस के पास थाना में रहने का समय 24 घंटा है, यात्रा में जितना समय लगे, मतलब उस पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक या मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक पहुंचने में जो टाइम लगे उस टाइम को नहीं गिना जाएगा। तो इसमें याद रख लो कि जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको नहीं गिना जाएगा, ट्रेवलिंग टाइम को गिना नहीं जाएगा, या सीधे लिख लो ट्रेवलिंग टाइम को छोड़कर, मतलब जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको हटा दो, उसके अलावा 24 आवर। क्लियर, ये हो गया। हाँ, एक पॉइंट यहां ध्यान रखो कि यदि मजिस्ट्रेट को उसके बाद लगे, हमने कहा मजिस्ट्रेट उपस्थित करवाया जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है और पुलिस इस बात के लिए मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाइड कर दे कि इस व्यक्ति के से कुछ पूछताछ करना निहायत ही आवश्यक है, अर्थात जो मुद्दा हुआ है या जो इंसिडेंस हुआ है, जिस इंसिडेंस में ये व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, इस इंसिडेंट से संबंधित कुछ आवश्यक पूछताछ अभी भी बाकी है, तो 24 घंटा में हो नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को और भी इंट्रोगेशन की जरूरत है और इसीलिए हमें पुलिस कस्टडी में और टाइम रखने की जरूरत है। तो यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे दोबारा पुलिस कस्टडी में भेज सकती है, लेकिन उसको कहते हैं फिर जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब न्यायपालिका ने उसे पुलिस की कस्टडी में भेजा है, और ये जो कस्टडी है वो मैक्सिमम 15 दिन का हो सकता है एक बार में। तो यहां एक मैक्सिमम 15 दिन का हो सकता है, तो अर्थात ये हो सकता है, यहां भी स्टार बना के पॉइंट और नोट कर लो कि यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो पुलिस के तर्क से, पुलिस ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि इस व्यक्ति से जो पूछताछ की जानी आवश्यक थी वो पूरा नहीं हो पाया, तो यदि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो तो पुलिस कस्टडी का टाइम बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी बढ़ाई जा सकती है। मतलब मैक्सिमम 15 डेज की जो पुलिस कस्टडी है वो बढ़ाई जाएगी, और जब 15 डेज की कस्टडी बढ़ाई जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, ये जुडिशियल कस्टडी ऑफ पुलिस है। मतलब पुलिस के पास ही कस्टडी होगी, लेकिन चूंकि कस्टडी किसके द्वारा मिला है, मजिस्ट्रेट के द्वारा मिला है, इसीलिए इसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट। हाँ, यही यदि मजिस्ट्रेट कहते नहीं जेल में रख दो और जेल में ही पूछताछ करनी है एटसेट्रा जो भी करने हैं, तो उसको कहेंगे सीधा जुडिशियल कस्टडी। आगे जुडिशियल कस्टडी को भी दो पार्ट्स बांटेंगे, तो यहां ये समझना, इसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, इसको क्या कहते हैं, जुडिशियल कस्टडी ऑफ पुलिस। मतलब पुलिस के पास ही गिरफ्तार होंगे लेकिन जुडिशियल कस्टडी में, और इसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना है, 15 डेज मैक्सिमम। अब यहां तीसरा, इसी में जो 22 का थर्ड है, 22 का क्लॉज थर्ड, ये कहता है कि यदि कोई ऐसा कंसर्न्स हो, यदि मान लो कोई एनिमी एलियन हो, एनिमी एलियन का मतलब होगा कि शत्रु देश का कोई व्यक्ति हमारे देश में आ गया हो, या फिर कहीं पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, कोई बड़ा आतंकवादी है, या यदि उसे बाहर रखा जाए तो देश में बड़े स्तर पर दंगा एटसेट्रा हो सकते हैं। ऐसे कंसर्न्स में जो फर्स्ट एंड सेकंड का रूल है, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज था, वो दोनों क्लॉज लागू नहीं होते। अर्थात ये होगा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, बड़े आतंकवादी हो या विदेश से रहने वाला कोई व्यक्ति, और उसमें भी विदेश में कैसा, जो हमारा एनिमी एलियन है, जो हमारा कोई दोस्त देश है, दोस्त देश का कोई व्यक्ति यदि हमारे देश में ऐसे पकड़ा गया तो उसकी समस्या नहीं होगी। लेकिन मान लो हमारे देश में कोई फॉरेनर ऐसा, जैसे मान लो पाकिस्तान हमारा एनिमी एलियन है, उसके साथ यदि कोई व्यक्ति रह जाए, उसके साथ वाला उसके देश के कोई व्यक्ति आ जाए, ऐसे कंसर्न्स में फर्स्ट और सेकंड जो क्लॉज हैं उसके रूल लागू नहीं होंगे। अर्थात पुलिस को ना तो यह बताना होगा कि गिरफ्तारी के आधार क्या है, और ना ही जो 24 आवर वाला टाइम है वो लागू होगा, ये दोनों लागू नहीं होंगे। तो इसी में क्लॉज 3 कहता है कि क्लॉज 1 एंड 2 लागू नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। कहां लागू नहीं होंगे, वेयर, जहां, कहां लागू नहीं होंगे, इसके लिए दो कंसर्न्स बताया। पहला, जो शत्रु देश का नागरिक, या इसको ऐसे लिख लो, एनिमी
एनिमी एलियन, एनिमी एलियन का मतलब होगा कि शत्रु देश का कोई व्यक्ति, शत्रु देश का कोई व्यक्ति। एंड सेकेंड जो कंसर्न्स है कि अरेस्टेड या डिटेन अंडर प्रिवेंटिव अरेस्ट, अर्थात प्रिवेंटिव निवारक निरोध के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। मतलब दो कंसर्न्स है, एक हमने क्या कहा कि एनिमी एलियन यदि होगा तब भी रूल फर्स्ट और जो क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज सेकंड है वो नहीं बताया जाएगा, इसमें ना तो कारण बताए जाएंगे ना ही 24 आवर वाला टाइम लागू होगा। या फिर जो निवारक निरोध वाला इश्यूज है इस कंसर्न्स में, निवारक निरोध का मतलब कोई घटना, कोई दंगा या बॉम्ब प्लांटिंग या कुछ ऐसी चीजें जो आप करने जा रहे हो जिससे अपूरणीय क्षति होंगी, यदि वो काम हो जाए तो फिर समाज में उस चीज को वापस नहीं लौटाया जा सकता, ऐसे कंसर्न्स में पुलिस आपको तत्काल अरेस्ट कर सकती है। और ये जो निवारक निरोध का कानून है इसी कहते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध याद करिए, वहां हमने डिटेंशन की बात की थी, मतलब घटना से पहले। और यहां भी ध्यान रखो घटना से पहले, इसमें भी बहुत सारे कंसर्न्स आएंगे, इस बात की चर्चा करवाएंगे। घटना का मतलब यह होगा कोई ऐसा सीवियर, कोई प्रॉपर इनपुट्स हो आपके पास, तब ऐसा नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध में अरेस्ट कर लेगा। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में अरेस्ट करे तो फिर तो पुलिस स्टेट हो जाएगी, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए इसके तहत बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आगे चर्चा करवाएंगे, जिसको मेजर करना पड़ता है। कुछ खास स्थिति में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है और उसके भी लिमिट्स हैं कि इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम 3 महीना किसी व्यक्ति को रख सकते हो। वैसे 44th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि बिना कारण बताए प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 2 महीना ही आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन सरकार ने उसे नोटिफाई नहीं किया, इसलिए 44th अमेंडमेंट अभी भी लागू नहीं है, इसलिए पुराना वाला ही जो रूल था इसका, अर्थात 3 मंथ डिटेंशन मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, यदि कई बार कंसर्न्स लगे उस व्यक्ति के बाहर निकलते ही कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा, इसलिए उस व्यक्ति को निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, ऐसे कंसर्न्स में प्रिवेंटिव डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो बढ़ाया जाएगा कब? इसके लिए एक एडवाइजरी कमिटी होती है। वो एडवाइजरी कमिटी जब रिपोर्ट दे कि हाँ ऐसा है, तभी ऐसा हो सकता है। वो एडवाइजरी कमिटी कौन होगा? तो हाईकोर्ट के जज बनने लायक जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति के समूह से बना होगा वो एडवाइजरी कमिटी, और वो कमिटी डिसाइड करेगा, उसके रिपोर्ट के आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब ये जो कंसर्न्स है इसको आसानी से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें तो चलो ये भी एनिमी एलियंस है तो ये तो नॉर्मली है, कोई कंसर्न्स नहीं। यहां जो निवारक निरोध है बहुत टफ है। हाँ, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि इस दो परिस्थिति में ना तो क्लॉज 1 ना तो क्लॉज 2 में जो रूल है, अर्थात जो उसके कारण बताना, 1 क्या है? कारण बताना गिरफ्तारी का, और जो 2 है इसमें क्या है? 24 आवर टाइम, ये दोनों लागू नहीं होंगे इस दोनों केस में। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है 22 का क्लॉज 4। 22 का जो क्लॉज 4 है इसी में उसी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई। इसमें यह कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध मैक्सिमम 3 मंथ हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम फॉर 3 मंथ। मैक्सिमम कितने दिन के लिए हो सकता है? मैक्सिमम 3 महीने के लिए हो सकता है। और ये इससे यदि इससे ज्यादा रखना है, इससे अधिक तभी हो सकता है जब जो एक कमिटी है, अर्थात इसको कहते हैं एडवाइजरी बोर्ड, जब एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट करे तभी आप 3 महीना से ज्यादा रख सकते हैं। जब एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करे, एडवाइजरी बोर्ड का मतलब सलाहकार बोर्ड होता है, वो रिकमेंड करे या संस्तुति करे। जब तक ये रिकमेंडेशन नहीं करेगा तब तक आप 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन में नहीं रख सकते, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। हाँ, यहां स्पेशली ध्यान रखो जो 24 का 4 है, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट है, इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद हार गई थी, जनता पार्टी का सरकार बना था। उन सरकार में इंदिरा गांधी के टाइम जब आपातकाल लगा था तो बहुत सारे लोगों को इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया गया था और बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। तो जब बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, वही लोग सत्ता में आए
तो उन लोगों ने चाहा कि इस प्रिवेंटिव निरोधक जो कानून है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जाए, इसके टाइम फ्रेम को थोड़ा सा कम किया जाए, इसमें जो एडवाइजरी काउंसिल्स है रिकमेंडेशंस उसको भी सॉफ्ट किया जाए। इसीलिए 44th अमेंडमेंट लाया गया और उसमें इसको थोड़ा सा बदला गया। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए ये ध्यान रखो। पहले हमने कहा क्या कहा, यहां मैक्सिमम 3 मंथ का टाइम है, तो यहां कहा गया कि मैक्सिमम 2 मंथ। मैक्सिमम कितना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कहा गया कि मैक्सिमम 2 मंथ तक रख सकते हो। और यहां जो एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड यहां बड़ा आसान सा बोर्ड था। इस बोर्ड में कहा गया कि एडवाइजरी बोर्ड में वो व्यक्ति हो सकता है जो या तो हाईकोर्ट का जज है, या हाईकोर्ट का जज रहा है, या हाईकोर्ट की जज बनने लायक क्वालिफिकेशन रखता है। ऐसे में से कोई भी व्यक्ति होगा जो एडवाइजरी बोर्ड में होगा, और वही लोग डिसाइड कर देगा। यदि उसने रिकमेंड कर दिया कि 3 महीने से ज्यादा रखनी है, तो ऐसे कंसर्न्स में उस व्यक्ति को निरोध बढ़ाया जा सकता है। यहां इसको चेंज किया, और यहां जो कहा ना कि या तो रिटायर्ड जज हो, या जज हो हाईकोर्ट का, या फिर जज बनने लायक क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति हो, वो सब हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत मिल जाएंगे, और इन व्यक्तियों पे कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी प्रॉपर नहीं होता, अर्थात सरकार चाहे तो उसको बना सकती है। इसका मतलब हुआ कि यदि सरकार एडवाइजरी काउंसिल अपने तरीके से बनाती है, और इस अर्थ पे यदि सरकार को लगे, तो सरकार किसी भी व्यक्ति को मल्टीपल टाइम डिटेंशन में बढ़ा सकती है, और 3 महीने से ज्यादा भी डिटेंशन में रख सकती है। और इसी का इस्तेमाल किया गया था आपातकाल के दौर में। तो इसीलिए जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो सबसे पहले उसने क्या किया, पहले तो 2 मंथ का टाइम बढ़ाया, और दूसरा जो एडवाइजरी काउंसिल था इसको भी इसने बदल दिया। तो एडवाइजरी काउंसिल के लिए इसने कहा कि एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर कौन होंगे, तो इसके जो मेंबर होंगे जो काउंसिल में, सबसे पहला कि उस राज्य का जो हाईकोर्ट होगा उसके एक जज होंगे, चाहे चीफ जस्टिस होगा या चीफ जस्टिस जिसको रिकमेंड करे। अर्थात एडवाइजरी काउंसिल एक हाईकोर्ट का सर्विंग जज होना चाहिए। तो हाईकोर्ट का सर्विंग जज, सर्विंग जज, ये सर्विंग जज कैसा होना चाहिए, या तो चीफ जस्टिस होना चाहिए, या सीजे द्वारा रिकमेंडेड, या सीजे द्वारा रिकमेंडेड, या तो स्वयं चीफ जस्टिस होगा, इसका जो हेड होगा एडवाइजरी काउंसिल का, या तो चीफ जस्टिस होगा, या फिर चीफ जस्टिस जिस जज को रिकमेंड करे वो व्यक्ति होगा। इसका ये होगा हेड, ये कौन होगा, ये हेड होगा, प्लस 2 अदर मेंबर, 2 अदर मेंबर। और ये जो 2 अदर मेंबर है इसमें भी कौन होगा, तो इसमें भी 2 अदर मेंबर में कहा गया या तो हाईकोर्ट के ही प्रेजेंट जज हो कोई, या फिर रिटायर्ड जज हो। मतलब समझ में आया, यहां तीनों ही हाईकोर्ट के जज ही हो सकते हैं, और उसमें भी कहा कि रिटायर्ड वाले जज हो सकते हैं। तो कई बार आप जो होता है ना कि जुडिशियरी के बहुत सारे जजेस सरकार में कोई भत्ता या वेतन या कोई कंसर्न्स किसी नौकरी के लिए तलाश में होते हैं, तो इन कंसर्न्स के लिए आज भी बहुत सारे जैसे जजेस हैं, जैसे वो रिटायर्ड हुए किसी पोस्ट पे पहुंचा दिए गए, तो ये सब भी जब लगातार प्रश्न उठता है, तो इस कंसर्न्स उसी को रोकने के लिए कहा गया कि एक जो जज है जो हेड होगा उस एडवाइजरी काउंसिल का कमेटी का, वो हेड होगा जो वहां का सीजे है, जो चीफ जस्टिस है, या नहीं तो सीजे द्वारा जो रिकमेंडेड कोई व्यक्ति है वो चीफ जस्टिस के द्वारा। एक ये हो गया। 2 जो मेंबर हैं वो या तो प्रेजेंट जज हो सकता है या फिर रिटायर्ड जज हो सकता है हाईकोर्ट का ही। 2 अदर मेंबर कौन होंगे, प्रेजेंट या रिटायर्ड जज ऑफ हाईकोर्ट। अर्थात तीनों ही कंसर्न्स में क्या हुए, तीनों ही हाईकोर्ट के जज होंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि कम से कम जुडिशियरी पे सरकार की इतनी अधिक डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करे। तो व्यक्तिगतता यहां ये होगी, कंसर्न्स ये होगा कि यहां इसका मतलब जुडिशियरी किसी व्यक्ति को यदि नोटिफाई करे, जुडिशियरी यदि किसी व्यक्ति को रिकमेंड करे कि ऐसा करना जरूरत है, तब तो 2 महीने से ज्यादा आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। यहां भी चर्चा कर लो, यहां जो एडवाइजरी बोर्ड था उसमें कौन था, या तो हाईकोर्ट का जज या रिटायर्ड जज या सेम क्वालिफिकेशन वाला कोई व्यक्ति, सेम क्वालिफिकेशन का कोई व्यक्ति। अब आपको समझ में आया क्या था ये। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में 44th अमेंडमेंट जब लागू किया गया तो एडवाइजरी काउंसिल को भी बदल दिया गया। एडवाइजरी काउंसिल को क्या किया गया, कहा गया कि जो चीफ जस्टिस होगा वो या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा, 2 अलग मेंबर होंगे, वो या तो रिटायर्ड होंगे या फिर सर्विंग जज होंगे।
इसमें कह रहा था कि नहीं, हाईकोर्ट जज बनने लायक क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति में हो तो वही इनफ है, चाहे वो हाईकोर्ट में जज हो या रिटायर्ड हो या जज नहीं भी हो, क्वालिफिकेशन है तो दैट इज इनफ। तो 44वें संविधान संशोधन में ये लागू कर दिया गया। लेकिन स्पेशली ध्यान रखो, अभी तक मतलब आज तक इस बात को सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है। तो जब तक नोटिफाई नहीं किया है तब तक ये लागू नहीं होगा। जिस दिन नोटिफाई कर देगी सरकार उस दिन ये लागू हो जाएगा। जबकि देखो 1978 में ही ये संविधान संशोधन लागू हुआ था और इसी 1978 में ही इस बात के लिए ये कानून बना दिया गया। लेकिन ये संविधान में है तो, लेकिन ये लागू नहीं हुआ है। तो जिस दिन लागू होगा उस दिन से हो जाएगा। अभी वर्तमान में क्या लागू है, अभी यही 3 महीना और यही जो प्रोसेस है रिकमेंडेशन कमेटी का वही प्रोसेस है। स्पेशली लोग लिख दो कि 44 वाले ये वाला जो पार्ट्स है अभी तक लागू नहीं। अर्थात जिस दिन नोटिफिकेशन हो जाएगा उस दिन के बाद वो जो 3 महीना या 2 महीना हो जाएगा और जो रिकमेंडिंग कमेटी है, एडवाइजरी बोर्ड है, उसके भी कंसर्न्स बदल जाएंगे। ये होता है 4। इसके बाद हम लोग आएंगे जो 5वां इसमें पॉइंट से क्लॉज है, जो 22 का क्लॉज 5 है। ये कहता है कि जैसे गिरफ्तारी वाले कंसर्न्स में भी किसी व्यक्ति को कारण बताना पड़ता है, तो गिरफ्तारी करने से पहले ही कारण बताना पड़ता है। इसमें यह कहा गया कि जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिवली आप डिटेन कर रहे हो, उस डिटेन्ड व्यक्ति को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतने जल्दी उस अथॉरिटी को भी कारण बताने होंगे कि आपको इस कारण से डिटेन किया गया है। हाँ, लेकिन उसमें भी एक कंसर्न है कि यदि पब्लिक ऑर्डर के लिए या लोक व्यवस्था को बिगड़ने के लिए ऐसा कंसर्न बताना उचित नहीं समझता हो तो वो फिर नहीं भी बताएगा, तो फिर इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होंगे। तो इसमें ये लिखो 25 में क्या है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। तो जो अथॉरिटी है इस व्यक्ति को कारण बताएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों किया गया है। तो एज सून एज पॉसिबल अथॉरिटी अर्थात जिसने डिटेन किया है, डिटेनी को अर्थात जो निरोध में व्यक्ति है, डिटेनी को अर्थात व्यक्ति को निरोध का कारण बताएगा। यहां ध्यान रखो, वहां क्या था फर्स्ट क्लॉज में कि व्यक्ति को कारण बताएगा ही, यहां है कि निरोध हो गया उसके बाद एज सून एज पॉसिबल जब लगे तब बताएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो यहां भी यदि कोई पब्लिक ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे तो यहां नहीं बताए जा सकते। अब इसके बाद 6 और 7 कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब हम लोग इसी में थोड़ा और भी मुद्दा समझते हैं कि व्यक्ति को और भी राइट्स कैसे मिले। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। इसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के या कुछ नॉर्मल कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जिन जजमेंट के तहत अब 21 को भी हम साथ में पढ़ेंगे और यहां भी पढ़ेंगे। 21 में भी हमने कहा कि जो वहां क्या था, लाइफ और लिबर्टी, ये जो राइट थे वो वहां तो कम ही डिसाइडेड था, ज्यादा किससे डिसाइड था, मेनका गांधी केस से या अन्य भी जो केसेस हुए थे उन केस से डिसाइड हुआ था। यहां भी कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जिन केस के आधार पे इसको और एक्सप्लेनेशन हुआ है। तो यहां एक स्पेशल केस आता है डीके बसु केस। ये जो डीके बसु केस है वो किससे है, आर्टिकल 22 से संबंधित है। इसमें व्यक्ति के राइट को कुछ स्पेशली निर्धारित किया गया कि डिटेन्ड या जो जेल जाने वाला जो अरेस्टेड व्यक्ति है, स्पेशली अरेस्टेड व्यक्ति के लिए, अरेस्टेड व्यक्ति के लिए अरेस्टेड व्यक्ति के लिए कुछ अन्य राइट। अब ये कुछ अन्य राइट क्या है अरेस्टेड व्यक्ति के लिए, तो यहां ध्यान रखो ये जो अरेस्टेड व्यक्ति हमने लिखा है तो ये शाब्दिक मतलब है इसका कि ये प्यूनिटिव एक्शन के तहत है। प्यूनिटिव एक्शन के तहत का मतलब ये होगा कि दंडात्मक प्रक्रिया के तहत। या ध्यान रखो जब एक्शंस की बात करते हैं, पुलिस एक्शंस की या पुलिस अरेस्ट की, तो 2 तरीके की बात होती है, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब होगा दंडात्मक, आपने कोई अपराध किया है, हमने पहले भी डिस्कशन किया, आपने अपराध किया, उस अपराध के लिए आपको दंड मिल रहा है या उस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, दैट इज द प्यूनिटिव अर्थात दंडात्मक। आपने कोई अपराध किया ही नहीं है फिर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जबकि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जब तक आप अपराध नहीं करेंगे तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन हमने कहा कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं कि यदि आप इसको लिए छोड़ दिया जाए कि अपराध हो जाएगा फिर देख लेंगे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कंसर्न्स में आपने देखा हो कई बार रोड पे कुत्ते आपको दिख जाएंगे, तो जो कुत्ते घुमाने वाले लोग होते हैं वो कुत्ते को नॉर्मली लूज छोड़ेंगे और जैसे आप उसको कुछ बात करेंगे तो वो बताएगा आपको काटेगा तब। तो कंसर्न्स ये है कि जब काट लेगा तब आप क्या करोगे। यह देखा होगा किसी ने जो रोड पे या कहीं गाड़ी में गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है और गलत तरीके से ड्राइव करने के बाद आप बच जाएंगे और फिर यदि उस व्यक्ति से आप प्रश्न उठाएंगे तो उसने ये कहा आपको लगी तो नहीं,
तो कंसर्न यह है कि लग जाएगा तब तो वापस हो ही नहीं सकता, या कुत्ते ने आपको काट लिया तब तो फिर वापस आना पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो ऐसे कंसर्न्स में प्रिवेंटिव एक्शंस की नीड होती है कि आपको प्रिवेंट करने होंगे ताकि वो घटना घटे ही नहीं। जो ये घटना घट जाने के बाद क्या होगा, मान लो एक आतंकी कहे कि नहीं हमने तो अभी बॉम्ब ब्लास्ट किया ही नहीं है, तब तक आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, तो एक हद तक उसका ठीक है, लेकिन कंसर्न यह है कि दूसरे इस बात के लिए फ्री छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा। एक प्रिवेंटिव एक्शन ये भी हो सकता है कि आज तक किसी ने यह नहीं देखा, इसको फिलॉसफी में तर्क पढ़ते हैं हम लोग, कि आज तक किसी व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि एक परमाणु बॉम्ब गिरने से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है, यह भी हो सकता है ना कि मान लो नहीं भी हो, तो लेकिन हम इस बात के लिए इसको टेस्ट नहीं कर सकते कि एक बार देखते हैं कि पूरी दुनिया को नष्ट कर दें फिर क्या होगा, क्योंकि जब दुनिया नष्ट हो जाएगी तब तो फिर बचेगा ही नहीं। तो कंसर्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में जहां से रिटर्न आना पॉसिबल नहीं हो, जिससे वापस करना संभव नहीं हो, ऐसे कंसर्न्स में प्रिवेंटिव एक्शंस भी होते हैं। तो यहां जो हमने कहा कि दो एक्शंस थे हमारे, तो एक बेसिक सा पॉइंट यहां समझ लो, डीके बसु केस में क्या था, डीके बसु केस ये केस किससे संबंधित था, प्यूनिटिव केस से संबंधित था, प्यूनिटिव अरेस्ट से संबंधित। अब ये प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक अरेस्ट, दंडात्मक अरेस्ट या गिरफ्तारी। दंडात्मक गिरफ्तारी में क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो प्रिवेंटिव होता है, अर्थात निवारक निरोध। निवारक का मतलब घटना से पहले, तो घटना से पहले वाले कंसर्न्स में तो हमने बताया कि एडवाइजरी कॉन्सेंस होने चाहिए, एडवाइजरी कमेटी जो रिकॉर्ड करे उसके कंसर्न्स में होंगे। हम यहां डीके बसु केस की जब चर्चा कर पाएंगे कि जो अरेस्ट हो रहा है जिस व्यक्ति को, इस कंसर्न्स में क्या क्या राइट मिलने चाहिए। देखो ये जो मुद्दा है ये बहुत सीरियस एंड सीवियर मुद्दा है, इसलिए यहां बहुत ज्यादा राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, पुलिस के राइट को यहां कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया गया है। इस मुद्दे में चूंकि बहुत ज्यादा सीवियर घटना की कंसर्न्स नहीं होती, इसलिए यहां अधिक राइट्स की बात की गई है, वहां कम राइट की बात की गई है। वहां केवल पुलिस मिसयूज ना करे इसलिए कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहां लौटते हैं डीके बसु केस में क्या क्या है। तो इसमें एक दो राइट्स और दिए गए। तो ये सबसे पहला इसमें यह कहा गया कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, अर्थात मॉर्निंग टू इवनिंग ही किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर सकते हो। अर्थात जो सेकंड फेज है सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, मतलब शाम के बाद से मॉर्निंग तक किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कोई ऐसी आवश्यकता ना हो, अर्थात कोई नेसेसिटी नहीं हो, अर्थात ऐसा हो कि मान लो यदि कोई अन्य विकल्प ना हो, कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला हो, ऐसे कंसर्न्स में तो रात में गिरफ्तारी की जा सकती है। अदरवाइज सामान्य परिस्थिति में मॉर्निंग से इवनिंग तक ही गिरफ्तारी की जा सकती है, इवनिंग से मॉर्निंग तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। तो इसमें क्या है, यदि अदरवाइज नेसेसरी ना हो, यदि अदरवाइज नेसेसरी नहीं हो, नेसेसरी ना हो तो गिरफ्तारी कब होगी, केवल मॉर्निंग टू इवनिंग। केवल मॉर्निंग टू इवनिंग ही गिरफ्तारी हो सकती है, केवल सुबह से शाम तक, अर्थात सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से सूर्योदय तक गिरफ्तारी नहीं होंगी। अर्थात जो गिरफ्तारी का नॉर्मल प्रोसेस है कब से कब तक होगा, केवल मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू मॉर्निंग, अर्थात पूरी रात में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये सबसे पहला राइट है। कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़ के पुलिस आपको केवल ऐसी कंसर्न्स में अरेस्ट कर सकती है। दूसरा जो इसी में राइट मिला, एक इंपॉर्टेंट राइट है, वो ये कहा गया कि महिला की यदि गिरफ्तारी करनी हो तो महिला पुलिस ही करेगी, मतलब महिला को पुलिस, जो पुरुष पुलिस है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। अर्थात महिला के लिए क्या होगा, महिला पुलिस ही कर सकती है। यदि किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कौन करेगा, महिला पुलिस ही करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा महिलाएं इस कानून का बड़ा दुरुपयोग करती हैं, खास करके जहां उन्हें लगता है कि पुलिस की संख्या में पुलिस में पुरुष ही है, महिला नहीं है, तो वहां पुलिस से भी बदतमीजी करते हैं। वैसे भी उन्हें इस बात का, कानून का मिसयूज यहां फायदा उठाती है वो। क्या ठीक, दूसरे कंसर्न्स में लौटेंगे हम लोग। जो तीसरा राइट है वो ये है, किसी व्यक्ति को यदि अरेस्ट करोगे तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कम से कम एक पड़ोसी को सूचित करना होगा, एक पड़ोसी को इन्फॉर्म करने होंगे एटलीस्ट आपको। तो एटलीस्ट एक पड़ोसी को सूचित करना होगा।
इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करने की सूचना किसी पड़ोसी को देती है, इससे मतलब उसके व्यक्ति या उसके चाहने वाले या जो उसके शुभचिंतक होंगे या उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो उसके पक्ष में किसी वकील से संपर्क करेंगे या अन्य कोई भी जो कोर्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं उस कोर्स ऑफ एक्शंस को लागू करवाएंगे। और ऐसा इसलिए भी नेसेसिटी बनाया गया कि यदि ऐसा ना किया जाए तब तो पुलिस या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उठा के लेके जा सकता है और उसकी कुछ भी उसके साथ टॉर्चर ज्यादती कर सकता है। तो ऐसे कंसर्न्स में एक सेफगार्ड बनाया गया कि पुलिस भी यदि अरेस्ट करेगी तो किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म कर देगी, क्योंकि बेनिफिट क्या होगा, यदि किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर उसके लिए कोर्ट की कंसर्न्स या अच्छे वकील को रखना या कैसे क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसा अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, इलाहाबाद में क्या हुआ, इलाहाबाद की घटना थी, बहुत अखबार में प्रचलित हुआ था। एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, एक लड़के को, वो भी यूपीएससी वाला ही बच्चा था। जब उसे अरेस्ट कर लिया उसके बाद क्या हुआ, उसे ड्रग्स के झूठे केस में फंसाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन संयोग यह था कुछ बच्चे के दोस्त जो ट्रेनी आईपीएस था, उसने किसी तरह उसे फोन किया और सारी सूचनाएं दी, सारी बातें बताई। फिर उस ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर के प्रभाव के स्वरूप जाके उस व्यक्ति की जान बची, नहीं तो उसे झूठे ड्रग केस में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अभी कुछ दिन पहले की घटना है। तो ये जो कंसर्न है, इसीलिए कहा गया कि एटलीस्ट यदि किसी को गिरफ्तार करोगे तो एक पड़ोसी को सूचना देनी होगी। उसके बाद फिर वही कंसर्न हो जाएंगे कि वकील से परामर्श करने का राइट मिलेगा, अपने वकील से परामर्श करने का राइट मिलेगा। करने का अधिकार होगा और पुलिस इसे छूट देगी। और एक चीज और भी ध्यान रखो, यदि आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो किस मुद्दे पे किया है, क्या कंसर्न्स होंगे। तो कहा गया कि यदि आपको जेल भी भेजा जाता है तो 90 डेज के अंदर चार्जशीट दायर करनी होगी, अंदर चार्जशीट दायर करनी होगी। अर्थात यह होगा कि किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो 90 दिन के अंदर पुलिस को यह इन्फॉर्म कर देना होगा कि चार्जशीट पूरा बना के कि क्या क्या कंसर्न्स हुए, किस आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। यदि 90 डेज के अंदर चार्जशीट दायर नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को छोड़ना होगा। तो 90 डे के अंदर चार्जशीट दायर करनी होगी, अन्यथा व्यक्ति को छोड़ना होगा। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद कुछ निवारक निरोध के संबंधित हम बात कर लें। निवारक निरोध से भी कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कुछ प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम जैसे बात करें आपातकाल के टाइम में, जैसे कुछ निवारक निरोध कानून प्रमुख, ये क्या था, प्यूनिटिव था। अभी जो हमने बात की वो प्यूनिटिव था, दंडात्मक था। अब हम लोग कुछ प्रमुख निवारक निरोध कानून की बात कर लेते हैं। ये कौन कौन से हैं, किस आधार पर आपको निरोध किया जा सकता है। जब सबसे पहला जो निरोधक कानून था वो था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये बना था 1950 में ही बना था, 1969 तक रहा था, इसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट सबसे पहले क्या बना था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पीडीए। ये 1950 का था, 69 में से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो बना, जिसको आपने चर्चा में नाम सुना होगा, इनका नाम है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है ये आपातकाल के दौरान लगाया गया था और ये ध्यान रखो इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। हालात ये रही कि आपातकाल के दौरान हर व्यक्ति पे मीसा लगा के हजारों लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया। कंसर्न्स ये बने, उसी टाइम में एक बड़े नेता थे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही इसी एक्ट के आधार पे मीसा रख दिया, तो उनकी बड़ी बेटी का नाम है मीसा भारती। तो ये जो कंसर्न्स है कि ये मीसा, उसी से आप याद कर लो, मीसा का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1971 में लगा था और 78 तक चला। ये बहुत ही दुरुपयोग हुआ इसका पूरे आपातकाल के संबंध में, इसीलिए जैसे ही जनता पार्टी गवर्नमेंट आई इसको समाप्त कर दिया गया। तो मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके बाद एक बनता है एनएसए, जो आज भी लागू है। एनएसए होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है 1980 में। ये अब भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एनएसए है। उसके बाद एक एक्ट है पोटा, प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। अब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज से संबंधित जो एक्ट था ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। ऐसा ही एक आया था टाडा 1987 में आया था। इसी तरह और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। एक एक्ट है यूएपीए, अभी भी है, 1967 का एक्ट था, 2008 में इसमें बदलाव लाया गया
और अभी एक एक्ट है यूएपीए, आपने सुना होगा कि जैसे भी अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंटेशन, अर्थात जैसे भी अनलॉफुल कोई एक्टिविटीज आप करने जा रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको ये लगा के यूएपीए लगा के आपको अरेस्ट कर सकती है। 2008 में इसमें संशोधन होकर इसको और ताकतवर बनाया गया यूएपीए को, अभी भी यूएपीए लागू है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है जो चीजें कंसर्न है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित था। इन राइट्स के तहत पुलिस आपको पहले से अरेस्ट कर सकती है, एजेंसी आपको डिटेन कर सकती है। क्लियर हुआ ये मुद्दा? अर्थात प्यूनिटिव में क्या था, प्रिवेंटिव में क्या था, ये था आर्टिकल 22। पूरा 22 आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या राइट्स है दोनों में ही। प्यूनिटिव अरेस्ट भी कर रहा है कोई आपको या प्रिवेंटिव डिटेन भी कर रहा है, तब भी आपको क्या राइट्स मिलेंगे। अब लगभग जो हमारा ये स्वतंत्रता के राइट्स थे वो लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कोई व्यक्ति आपका शोषण ना करे इसके लिए, तो हम लोग इसकी चर्चा करवाएंगे आर्टिकल 23 एंड 24 की। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग उसकी चर्चा करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।